नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको जितने भी कंपटीशन एग्जाम होने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। हर प्रकार का कंटेंट, हर सुविधा अवेलेबल करवाई जाएगी। एमसीक्यू से लेकर हर बेसिक हर प्रकार का नॉलेज आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। एग्रीकल्चर, अपन एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी ब्रांच के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपन किसका अध्ययन करते हैं, फादर कौन है, मतलब इसके जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जिन शब्दों के पीछे कल्चर वर्ड आ गया, कल्चर मतलब सीधा सीधा वो हो गया लेटिन वर्ड। जिन शब्दों के पीछे कल्चर वर्ड आ गया उसका मतलब सीधा सीधा हो गया वो लेटिन शब्द है। इसके अलावा एग्रोनोमी, जिनके पीछे नोमी और लॉजी, नोमी, जिन शब्दों के पीछे नोमी और लॉजी लगा आ जाए वो सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, ग्रीक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की अपन बात करें, लेटिन वर्ड है, लेटिन के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये अगर प्लस कल्चर। जिसमें अगर का मतलब क्या है, सोइल, और कल्चर मतलब टू कल्टीवेटेड। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मर्दा में खेती करना। एग्रीकल्चर शब्द का मतलब क्या हो गया, मर्दा में खेती करना। इसमें अगर का मतलब आप खास कर ध्यान रखना सोइल होता है। अगर का मतलब सोइल होता है, ना कि फील्ड होता है। अगर मतलब सोइल, और इसका अर्थ क्या हो गया, मर्दा में खेती करना। अब वो खेती किसी प्रकार की हो सकती है, फसलों से रिलेटेड खेती हो सकती है, फलों से रिलेटेड खेती हो सकती है, सब्जियों की खेती हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, मर्दा में खेती करना ये आ जाए तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं ये सबको पता है, ठीक है। इसमें फादर ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत कम लोगों को पता होता है फादर ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे अपन एग्रीकल्चर में जितने भी टॉपिक आते हैं हर टॉपिक के बारे में अपन अच्छे से जान लेते हैं, इसका फादर ये है, इसका फादर ये है। लेकिन अपन एग्रीकल्चर के बारे में जानना भूल जाते हैं कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो वो कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इस एम.एस. स्वामीनाथन को आप बहुत जगह पढ़ते हो। एम.एस. स्वामीनाथन अपने किसान आयोग का जो अध्यक्ष है, किसान आयोग का अध्यक्ष, किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इस कारण किसान आयोग को क्या बोलते हैं, स्वामीनाथन आयोग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। किसान आयोग का अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन को बोला गया। फादर ऑफ एग्रीकल्चर यही है। अगर अपन बात करें जैसे हरित क्रांति में, हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक भी कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। फादर ऑफ एग्रीकल्चर की बात आ जाए तो वो भी यही है। किसान आयोग का जो अध्यक्ष बोले तो वो भी यही है। अब इसमें ध्यान रखना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अभी थोड़े दिन पहले डेथ हुई थी, लेकिन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में इनको ये बोला गया है जैसे मतलब नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको।
सॉरी, नोबेल पुरस्कार नहीं, खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। खाद्य पुरस्कार से प्रथम खाद्य पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। प्रथम खाद्य पुरस्कार भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मिला था। भारत में हरित क्रांति का जनक भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। अब इसमें ये है सतत हरित क्रांति, ये आगे अपन हरित क्रांति में चर्चा करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब एक अपने आ जाए जैसे लैटिन वर्ड, संस्कृत वर्ड, ये सब इनके बारे में कंफ्यूज दूर करते हैं पहले। तो एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है? कल्चर लगा हुआ, मतलब ये सीधा सीधा कौन सा हो गया? लैटिन वर्ड। लेकिन यहीं से आपके आ जाए कृषि, तो आधे लोग यूं दिमाग लगाते हैं एग्रीकल्चर का हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है? कृषि विज्ञान, ठीक है। एग्रीकल्चर का हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है? कृषि विज्ञान। तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है तो अपनी कृषि विज्ञान भी लैटिन वर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। कृषि अगर बात आ जाए आपके, तो कृषि संस्कृत भाषा से लिया गया। कृषि शब्द के बारे में पूछे तो कृषि शब्द संस्कृत भाषा की कृष धातु से लिया गया है। कृष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आकर्षित करना। ठीक है। संस्कृत कृषि शब्द दिखते ही आपको संस्कृत करना, ध्यान रखना, लैटिन को उस टाइम भूल जाना है। एग्रीकल्चर का बेसिक नॉलेज इतना काफी है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री का टोटल कंटेंट अवेलेबल करवा दिया गया। आप जुड़े रहिए द ड्रीम पॉइंट के साथ। और एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट कोर्स हो चुका है आपके, तो संपूर्ण क्लासें ले ले और इसका लाभ उठाए, ठीक है। अब एक दे रखा आपके जैसे हॉर्टिकल्चर आपके भी चल रही है। हॉर्टिकल्चर आपके चल रही है। अब अपन चर्चा करेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी का सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जेड CUET एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अपना मेन टारगेट रहेगा, इनके अकॉर्डिंग हम आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसमें एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। एग्रोनॉमी मैंने पहले बताया था आपको, नोमी या लॉजी लगा जाए, नोमी या लॉजी लगा जाए तो वो सीधा सीधा कौन सा होगा? ग्रीक शब्द होगा, ठीक है। तो एग्रोनॉमी मतलब ग्रीक शब्द। अब ग्रीक वर्ड दो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? एग्रोनॉमी दो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वो अपन चर्चा करते हैं। एग्रोज प्लस नोमस, जिसमें एग्रोज का मतलब क्या है? एग्रोज का मतलब होगा फील्ड, फील्ड बोले तो खेत। और नोमस का मतलब टू मैनेजमेंट, टू मैनेजमेंट मतलब खेत का प्रबंधन। अपन एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन कर रहे हैं? खेत का प्रबंधन। तो टोटल अर्थ क्या हो जाएगा इसका? खेत का प्रबंधन अपन कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं? एग्रोनॉमी में। अब एग्रोनॉमी में खेत के प्रबंधन के साथ साथ अपन फसल उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं। फसल उत्पादन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूलों का उत्पादन, ये सब अपन हॉर्टिकल्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन उत्पादन के तौर पर देखें तो फसल उत्पादन आ रही है अपने एग्रोनॉमी में। इसके अलावा अपन एग्रीकल्चर का टोटल बेसिक जानेंगे एग्रोनॉमी में, ठीक है। एग्रोनॉमी, अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है?
फादर ऑफ एग्रोनॉमी है पीटर डिक्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी आपके पीटर डिक्रेसेंजी, ठीक है। चलो एग्रोनॉमी जो ब्रांच है उसके बारे में भी अपना बेसिक हो गया। इसके साथ अपन टॉपिक के साथ साथ जो भी अपना बेसिक बच रहा है टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन उनकी चर्चा कर लेंगे आगे। लेकिन अभी अपन एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, वो है अपने पोषक तत्व। पोषक तत्व से अपन एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अपना जो पहला लेसन होगा वो यही है, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक सभी जैसा मतलब पौधों के जीवन चक्र के लिए आवश्यक हो रहे हैं उनको अपन पोषक तत्व बोलेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे अपने वाले पोषक तत्व नहीं पढ़ रहे अपन, पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पोषक तत्वों की खोज किसने की थी? पोषक तत्व नाम किसने दिया था? आपने पोषक सबसे बेसिक से बेसिक पोषक तत्व में यही आ रहा है, पोषक तत्व होते क्या है, खोज किसने की थी और इन शब्द का उत्पादन कहाँ से हुआ था, किसने किया था। तो पोषक तत्व की खोज की बात आ जाए या नाम की बात आ जाए, दोनों किसने दिए थे? आर्नोल्ड और स्टाउट ने। कई मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको पता तो रहता आर्नोल्ड और स्टाउट पोषक तत्व में पढ़ा अपन ने, आर्नोल्ड और स्टाउट पढ़ा तो पोषक तत्व में, लेकिन हो सकता खोज किसी और ने की हो, नाम किसी और ने दिया हो, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखना। तभी बेसिक से बेसिक करवा रही हूँ। पोषक तत्व खोज और नाम दोनों ही किसने दिए थे? आर्नोल्ड और स्टाउट ने। अब आगे अपन लगभग जो 50% पोषक तत्व है वो आर्नोल्ड और स्टाउट से ही चलेंगे। 50% पोषक तत्व आर्नोल्ड और स्टाउट से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन बात करें जैसे पोषक तत्वों की अनिवार्यता के बारे में किसने बताया? पोषक तत्वों की अनिवार्यता, खोज, नामकरण, तीनों के बारे में आ जाए तो ये भी कौन है? आर्नोल्ड और स्टाउट ही है। पोषक तत्वों की अनिवार्यता आर्नोल्ड और स्टाउट ने दिया था, ध्यान रखना, 1939 में। 1939 में पोषक तत्वों की खोज भी हुई थी। इन्होंने अनिवार्यता मतलब पोषक तत्वों के बारे में बताया कि ये पोषक तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है, बस इतना ही बताया था आर्नोल्ड और स्टाउट ने 1939 में। इसके बाद में इनकी चर्चा हुई थी वापस 1954 में। 1954 में आर्नोल्ड और स्टाउट की चर्चा हुई थी, क्योंकि 1954 में एक चीज का ध्यान रखना, आधे लोग यूं पता लगाते हैं कि 1939 में जो कसौटी सिद्धांत दिया गया था, कसौटी सिद्धांत वो 1939 में दिया गया था। गलत बात है ये। कसौटी सिद्धांत 1939 में नहीं दिया था, ध्यान रखना। 1954 में कसौटी सिद्धांत दिया था। 1939 में तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता के बारे में बताया था आर्नोल्ड और स्टाउट दोनों ने। तो इसके बाद में इन्होंने आर्नोल्ड ने क्या किया था? 1954 में दिया था कौन सा? कसौटी सिद्धांत। केवल आर्नोल्ड ने, ध्यान रखना। अपने एग्जाम में सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि कसौटी सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? पोषक तत्वों से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1954 में आर्नोल्ड ने कसौटी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही यूं बोल दे कि पोषक तत्वों का परिष्करण कब हुआ था? पोषक तत्वों का परिष्करण पोषक तत्वों का परिष्करण की बात आए तो वो भी 1954 में आर्नोल्ड ने किया था, ध्यान रखना। अब इसके साथ ही अपन चर्चा करते हैं। एक अपन ने पढ़ा, आधे लोग यूं जानते हैं
कि 1939 में कसौटी सिद्धांत दे दिया था और 1954 में इसका क्या हुआ था, संशोधन। ये बात भी गलत है बेटा, संशोधन नहीं हुआ था, ध्यान रखना, परिष्करण दिया था, परिष्करण किया था, कसौटी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, संशोधन हुआ था इसका 1964 में। जो अपने कसौटी सिद्धांत दिया गया था उसमें संशोधन की बात आए तो संशोधन 1964 में किसने किया था, डीजे निकोलस। डीजे निकोलस ने क्या किया था, संशोधन किया था इसका, कसौटी सिद्धांत का संशोधन की बात आई तो डीजे निकोलस ने 1964 में संशोधन किया था, ध्यान रखना। आगे अपन चर्चा करते हैं, कसौटी सिद्धांत ये दिया था 1954 में, आर्नोल्ड कसौटी सिद्धांत, पोषक तत्वों का परिष्करण, पोषक तत्वों की अनिवार्यता, आर्नोल्ड और स्टाउट 1939 है, ध्यान रखना। और संशोधन कब हुआ था कसौटी सिद्धांत में, 1964 में, डीजे निकोलस ने, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं कि कसौटी सिद्धांत था क्या, उसमें कौन कौन सी बातें बताई थी ऐसी जिसमें बाद में संशोधन करने की जरूरत पड़ी थी, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें पहली बात क्या बताई थी, कसौटी सिद्धांत में जो पहली बात बताई थी वो ये है कि सभी पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक है, पौधा इनके बिना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, ध्यान रखना। कसौटी सिद्धांत में जो पहली बात बताई थी वो यही थी कि सभी पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक है, इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। और जो दूसरी बात बताई गई थी इसमें, दूसरी बात ये थी कि एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व की पूर्ति से अपन पूरा नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो रही है तो उसको अपन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उनको मृदा में देके अपन किसकी पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी अगर मृदा में हो रही है तो उसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करके अपन उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे अपन नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जो तीसरी बात इसने बताई थी वो ये थी कि पौधे की उपापचय क्रियाओं में पोषक तत्व सीधा निहित होता है। पौधे की उपापचय क्रियाओं में उपापचय क्रियाओं में पोषक तत्व सीधे निहित होते हैं। ये तीसरा सिद्धांत था। कसौटी सिद्धांत में 3 बातें बताई गई थी, ध्यान रखना। सभी पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक है, एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व की पूर्ति से पूरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा उपापचय क्रियाओं में पोषक तत्व सीधे निहित होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा मत आपके दिया गया था
दूसरा मत आपके दिया गया था वो था कि एक पोषक तत्व की कमी अन्य पोषक तत्व द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत में ये सिद्धांत दिया गया था 1954 में, किसके द्वारा? आर्नोन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें अपन ने पहले पढ़ा था कि इसमें संशोधन की जरूरत भी पड़ी थी। तो संशोधन कब हुआ था? 1964 में डीजे निकोलस द्वारा। संशोधन कब हुआ था? 1964 में डीजे निकोलस के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें क्या बात बोली थी कि दूसरा जो मत है उसको क्या हुआ था? गलत साबित कर दिया था। बोलो, जो संशोधन हुआ था 1964 में डीजे निकोलस ने किया था, उसमें दूसरा जो मत था जिसमें क्या बोला था? एक पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व की पूर्ति द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। इस जो मत है इसको गलत साबित कर दिया था। कैसे? कि इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे पोषक तत्व खोजे हैं कि एक पोषक तत्व, जैसे मान लो कैल्शियम की कमी हो रही है मर्दा में, तो उसकी जगह अपन स्ट्रांसियम डाल दें मर्दा में। अगर कैल्शियम की कमी हो रही है उसमें अगर अपन स्ट्रांसियम डाल रहे हैं तो भी पौधा वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। पौधा अपनी मतलब कैल्शियम की कमी को भूलकर स्ट्रांसियम की पूर्ति से कैल्शियम की कमी के जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है मतलब। ठीक है, तो 1964 में कैल्शियम की जगह इन्होंने क्या किया था? स्ट्रांसियम की पूर्ति द्वारा इस मत को गलत साबित कर दिया था। दूसरे मत को गलत साबित कर दिया था। कैल्शियम की कमी की जगह स्ट्रांसियम की पूर्ति द्वारा कैल्शियम की कमी को पूरा किया था। और इसके अलावा अन्य पोषक तत्व भी है, जैसे क्लोरीन की जगह मर्दा में अगर क्लोरीन की कमी हो रही है तो उसकी जगह बोरोन की पूर्ति कर दी। मर्दा में अगर क्लोरीन की कमी हो रही है तो उसकी जगह बोरोन की पूर्ति के द्वारा इन्होंने क्या किया था? कसौटी सिद्धांत का जो दूसरा मत है उसको गलत साबित कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे एक दो पोषक तत्व अपने, जैसे कैल्शियम की कमी को स्ट्रांसियम, क्लोरीन की कमी को बोरोन द्वारा, तो इनकी पूर्ति के द्वारा अपन क्या करेंगे? जैसे एक पोषक तत्व की कमी की पूर्ति करके अपन दूसरे पोषक तत्व की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो ये दूसरा मत गलत साबित हो गया। ठीक है, अब डीजे निकोलस की चर्चा एक जगह और चलती है। एक सबसे कंफ्यूजन जो होता है वो ये है अपने पोषक तत्व में। डीजे निकोलस के बारे में अपन बाद में चर्चा करते हैं। पहले देखो अपने आ गए लाभदायक पोषक तत्व। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ ले, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? आधे लोग बताएंगे 17, आधे लोग बताएंगे 4। पर बेटा लाभदायक पोषक तत्व की जो अपनी संख्या है वो 17। कई लोग बताएंगे कि 17, अपन पढ़ रहे हैं 17 पोषक तत्व है। कई लोग बताएंगे 4 जो अपने क्रियात्मक पोषक तत्व है वो नहीं। अब अगर लाभदायक पोषक तत्वों की बात आए 17 प्लस 4 कर देना अपन को, मतलब लाभदायक पोषक तत्वों की बात आए तो कितनी संख्या हो जाएगी? 21। लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या है अपने 21। एक जो उसमें दूसरी बात आ रही है वो ये है कि आर्नोन और स्टाउट के अकॉर्डिंग आर्नोन और स्टाउट के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? अच्छा, आधे लोग बोलेंगे सीधा सीधा 17। पहला ऑप्शन दिखेगा उनको 17। आर्नोन और स्टाउट के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की संख्या 17 नहीं है, ध्यान रखना। आर्नोन और स्टाउट के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की संख्या 16 है। बाद में एक कौन से पोषक तत्व की खोज हुई थी? निकिल की। निकिल की खोज कब हुई थी?
1987 में इसकी खोज की चर्चा भी अपन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखना, आर्नोल्ड और स्काउट के अकॉर्डिंग बात आ जाए तो पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 16। इसके बाद आ जाए अनिवार्य पोषक तत्व। तो यहाँ पे अगर 17 लिखते हो आप तो वो सही होगा। अनिवार्य पोषक तत्व पूछे वहां पे 17 लिख रहे हो तो वो सही है, क्योंकि अनिवार्य पोषक तत्व अपने 17 हो रहे हैं, आर्नोल्ड और स्काउट के अकॉर्डिंग 16 है, क्योंकि निकिल की खोज इनके बाद में हुई थी 1987 में। इसके अलावा लाभदायक पोषक तत्वों की बात करें तो जैसे 17 तो अपने अनिवार्य पोषक तत्व आ जाएंगे, 4 अपने क्रियात्मक पोषक तत्व, टोटल मिला के 21। तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्व 17 है, ध्यान रखना। आर्नोल्ड और स्काउट के अकॉर्डिंग 16 पोषक तत्व है। लाभदायक पोषक तत्व की संख्या पूछे तो 21। इसके बाद अपन बात करें कि क्रियात्मक पोषक तत्व है। क्रियात्मक पोषक तत्व, अच्छा क्रियात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कि क्रियात्मक पोषक तत्व की पहले परिभाषा की बात करें कि ये पोषक तत्व पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पौधों को आवश्यक रूप से अवेलेबल हो। मतलब इनकी कमी के लक्षण ज्यादातर दिखाई नहीं देते, पर ये है कि ये थोड़ा इनका मतलब 5% पार्ट, मतलब 5% इनकी भूमिका होती है किसमें? पोषक पौधे के जीवन चक्र पूरा करने में 5 से कम % होता है इनका, पौधे की जीवन क्रिया को संपन्न करने में इनकी भूमिका होती है, और उपापचय क्रियाओं में भाग भी लेते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, अब कौन कौन से पोषक तत्व है? ठीक है, 17 पोषक तत्व सबको पता है कि 17 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा क्रियात्मक पोषक तत्व 4 है, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें एक ट्रिक ध्यान रखना, कोसी नाव, कोसी नाव, बस इतना सा ध्यान रख लेना, कोसी नाव। इसी में 4 पोषक तत्व आ गए अपने। पहला कोबाल्ट, दूसरा सिलिकॉन। इनके कार्यों के बारे में भी आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इतना ही लिख लो कि कौन कौन से पोषक तत्व है? कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और चौथे नंबर कौन सा है? वेनेडियम। अच्छा, क्रियात्मक पोषक तत्व की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपन इतनी देर चर्चा कर रहे थे, डीजे निकोलस 1964 में पोषक तत्वों का संशोधन किया था, दूसरा मत गलत साबित किया था। उसी वैज्ञानिक ने 1961 में किसकी खोज की थी? क्रियात्मक पोषक तत्व की। तो 1961 में डीजे निकोलस के द्वारा क्रियात्मक पोषक तत्व की खोज की गई है, ध्यान रखना। डीजे निकोलस के द्वारा 1961 में, और 1964 में क्या किया था? इसने संशोधन किया था किसमें? कसौटी सिद्धांत में। ठीक है, कोसी नाव, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम, 4 पोषक तत्व। अपनी क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। इसके बाद देखो अपन चर्चा कर रहे हैं, मतलब पोषक तत्व में जो बेसिक है अपने, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पोषक तत्व में जो बेसिक दे रखा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले ये है, अपन ने कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो सब अपन ने चर्चा कर ली थी। जैसे 17 पोषक तत्व है,
अब इनके बारे में अगर बेसिक के तौर पर देखें तो सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व है। सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व है। सबसे पहले की बात हो रही है, ध्यान रखना। पहले में आधे लोग सीधे निकिल आता है तो निकिल में यूं दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, सबसे पहले पूछा है बाद पूछा है, यूं सोचते हैं कि भाई हाँ अपन को सर ने या मैम ने अलग से बताया है कि अपने जो निकिल पोषक तत्व की खोज हो रही है वो 1987 में, ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, इसमें हो जाएगा जैसे सबसे पहले बाद पूछा वो नोटिस नहीं करते, बस निकिल पहला ही ऑप्शन दिखेगा उधर निकिल, पहले ही ऑप्शन पे टिक। ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व है तो वो कौन सा है? फेरस। सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? फेरस, जिसकी खोज किसने की थी? ग्रीस वैज्ञानिक ने। ठीक है, ग्रीस वैज्ञानिक ने खोज की थी फेरस की, सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व है। अच्छा, आगे बात आए सबसे अंतिम। सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाए या पोषक तत्व आ जाए, वहां पे ये दिमाग मत लगाना सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिया, मतलब ये दिमाग नहीं लगाना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व आए कि नहीं आए। यहाँ पे तो ध्यान रखना सूक्ष्म पोषक तत्व आना जरूरी है कि सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? फेरस। अगर यहाँ पे सूक्ष्म नहीं आता है और सीधा पोषक तत्व पूछते हैं कि सबसे पहले खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है, तो वो है अपने कार्बन। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया, अगर आपको सबसे पहले खोजा गया केवल पोषक तत्व पूछते हैं तो वो है कार्बन, और सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व पूछते हैं तो वो फेरस है। सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा, ध्यान रखना। और खोज किसने की थी? ये क्या कौन है? खोज करता है। अच्छा, खोजकर्ता को कैसे याद रखोगे आप? फेरस। फेरस मतलब सीधा सीधा बोले तो लोहा। तो लोहे में जंग आती है, या फिर अपने बोलते हैं घर वाले कि ग्रीस, ग्रीस लगाओ, टायरों जैसे टायर होंगे उनमें ग्रीस लगाते हैं। लोहे के कुछ भी होता है, जैसे काट आ रहा है, लोहे के काट ही बोलते हैं अपने, लोहे में काट आ रहा है तो उस टाइम अपन क्या लगा रहे हैं? ग्रीस लगा रहे हैं। तो फिर इसकी खोज किसने की थी? ग्रीस ने की थी, ध्यान रखना। सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? अभी अभी बताया था, 17वां पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ ले या पोषक तत्व पूछ ले, कौन सा है? निकिल। सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? निकिल। खोज किसने की थी? ब्रोन। ब्रोन या दूसरा अपने आ जाए ब्राउन, एक ही बात है। ब्रोन या ब्राउन निकिल पोषक तत्व की खोज सबसे अंतिम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कब हुई थी? इसकी खोज 1987 में, ध्यान रखना। 1987 में 17वां पोषक तत्व आ जाए, 17वां पोषक तत्व आ जाए, अंतिम पोषक तत्व आ जाए, अंतिम सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाए, या हाल फिलहाल खोजा गया पोषक तत्व है। हाल फिलहाल खोजा गया पोषक तत्व, इनके बारे में आ जाए तो सारे के सारे में क्या होगा? निकिल होगा, निकिल ही होगा, ध्यान रखना। निकिल के बाद में कौन सा पोषक तत्व की खोज नहीं हुई है, तो ये दिमाग मत लगाना कि हाल फिलहाल पूछ लिया मतलब हो सकता है प्रेजेंट टाइम में कोई नया पोषक तत्व आया हो, ऐसा नहीं है। सबसे अंतिम खोजा गया पोषक तत्व निकिल ही है, और 17वां पोषक तत्व बोले तो भी यही है। ठीक है, इससे पहले 16 पोषक तत्व थे 1987 से पहले। खोजकर्ता कौन है? ब्रोन या ब्राउन। ठीक है,
सबसे पहले अंतिम की चर्चा हो गई अपने। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन है, वो ये है कि सर्वप्रथम AICRP किस पोषक तत्व पर लागू हुई है? सर्वप्रथम AICRP किस पोषक तत्व पर लागू हुई है? तो वो कौन सा है? जिंक पोषक तत्व। ध्यान रखना, सर्वप्रथम AICRP किस पोषक तत्व पर लागू हुई है? तो वो कौन सा है? जिंक। AICRP की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? अखिल भारतीय समन्वित परियोजना। अखिल भारतीय समन्वित परियोजना। तो ये AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस पोषक तत्व पर लागू हुआ है? तो वो कौन सा पोषक तत्व है? जिंक। और इसके बाद में सर्वप्रथम, ये एडिशनल है, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अपन न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिंक पोषक तत्व पर सबसे पहले AICRP लागू हुई थी। इसके बाद में सर्वप्रथम मक्का की फसल पर है। सर्वप्रथम मक्का की फसल पर AICRP लागू हुई थी। ध्यान रखना, सर्वप्रथम मक्का की फसल पर AICRP लागू हुई थी। ठीक है, ठीक है, इतना अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में अपन थोड़ा सा पोषक तत्व के बारे में और बढ़ते हैं। वो ये होगा कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब पोषक तत्व में अपन जैसे प्राथमिक, द्वितीय, सूक्ष्म, कब से अपन चर्चा कर रहे हैं? प्राथमिक क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय के ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले होगा अपने आधारीय पोषक तत्व। आधारीय, मूलभूत, संरचनात्मक, खनिज और स्थूल पोषक तत्व। आधारीय, मूलभूत, संरचनात्मक, खनिज, स्थूल पोषक तत्व। इतने सारे नाम आ जाए, इतने सारे नाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है स्थूल पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व में कौन कौन से आ रहे हैं? 3 है अपने, SPHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों क्या है? आधारीय, मूलभूत, संरचनात्मक, खनिज, स्थूल पोषक तत्व। आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए जेट में या फिर सुपरवाइजर में, निम्न में से स्थूल पोषक तत्व नहीं है, ऑप्शन में आ जाए CHO, नाइट्रोजन। CHO नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होगी? स्थूल पोषक तत्व नहीं होगा। ध्यान रखना, स्थूल पोषक तत्व में अपनी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट होता है पौधे में? 43%। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है आपके? 4 से 5%। और ऑक्सीजन कितना होता है? 43%। ठीक है, ये हो गया अपने आधारीय, मूलभूत, संरचनात्मक, खनिज, स्थूल पोषक तत्व की बात। इसके बाद में अपन पौधे में, मतलब ये इन पोषक तत्व की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पोषक तत्व मृदा में अवेलेबल नहीं होते। ये पोषक तत्व मृदा में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये पोषक तत्व पौधा सीधा वायुमंडल से ग्रहण करता है। ये वाले जो पोषक तत्व है वो सीधा पौधा वायुमंडल से ग्रहण करेगा। ध्यान रखना। अब इसमें अपन पोषक तत्वों का वर्गीकरण, एक आधारीय, मूलभूत, संरचनात्मक, खनिज, स्थूल पोषक तत्व है। दूसरा अपने हो जाएगा वृहद पोषक तत्व।
एक हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिनकी पौधों को 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। वृहद पोषक तत्व कौन से हैं? 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता, 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी तो वो वृहद पोषक तत्व है। और जिनकी पौधों को 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता, तो वो कौन से होंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व की बात करें तो ये आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक प्राथमिक पोषक तत्व और एक होता है द्वितीयक पोषक तत्व। तो प्राथमिक में बात करें तो प्राथमिक 1 ppm से अधिक, अगर प्राथमिक हो द्वितीयक हो दोनों में 1 ppm से अधिक मात्रा ही आवश्यकता होगी पौधों को। लेकिन प्राथमिक पोषक तत्व में क्या है? 1 ppm से अधिक मात्रा है प्राथमिक पोषक तत्व में। द्वितीयक पोषक तत्व की क्या विशेषता है कि प्राथमिक पोषक तत्व 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता हो रही है, लेकिन द्वितीयक पोषक तत्वों की प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अपन इनमें पोषक तत्व आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? एन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व है, इनकी कमी। द्वितीयक पोषक तत्व का एक और नाम है, वो है गौण पोषक तत्व। एक और नाम है, वो है गौण पोषक तत्व। अब गौण की जगह एक द्वितीयक पोषक तत्व है, गौण पोषक तत्व है। तीसरा इनका नाम है मृदा सुधारक तत्व। मृदा सुधारक तत्व है। द्वितीयक पोषक तत्व में गौण पोषक तत्व, मृदा सुधारक तत्व। किन किन को बोलते हैं अपन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब मृदा सुधारक तत्व हो रहे हैं, तो मृदा सुधारक क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को अपन मृदा में डालेंगे, तो कैल्शियम को अगर मृदा में पूर्ति कर रहे हैं अपन, तो कैल्शियम अम्लीय मृदा सुधारक के तौर पर कार्य कर रहा था। अम्लीय मृदाएं बढ़ेंगे, आगे सारी मृदाएं बढ़ेंगे, उनमें अपन चर्चा करेंगे कि कैल्शियम का उपयोग अपन किसमें कर रहे हैं? अम्लीय मृदा सुधारक के तौर पर। मैग्नीशियम का उपयोग भी इसके साथ ही हो रहा है, इसके अलावा सल्फर का उपयोग क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में उपयोग हो रहा है। इसलिए इन पोषक तत्वों को अपन मृदा सुधारक पोषक तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो ये अपने टोटल मिला के कितने? 17 पोषक तत्व है, जिनमें 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। बच्चे कितने अपने पास? 8। ठीक है, अब वो 8 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन और निकिल। ठीक है, निकिल लास्ट में खोजा गया तत्व। फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन, निकिल, ये 8 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। ध्यान रखना, इसमें से जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम को अपन जो अपनी पुरानी बुक दे रखी है उनमें मोलिब्डेनम को किसमें माना है? सूक्ष्म पोषक तत्व में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मोलिब्डेनम को किसमें मानते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में अपन किसका उपयोग कर रहे हैं? मोलिब्डेनम का। ठीक है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व की बात आए तो उसमें मोलिब्डेनम को अपन शामिल करते हैं। और अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते कौन कौन से? एक पीपीबी, एक पर पार्ट बिलियन से कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उनको अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। ठीक है, 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता, 1 ppm पर पार्ट बिलियन।
से कम मात्रा में आवश्यकता हो रही है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। और 1 ppb, 1 पर पार्ट बिलियन से कम मात्रा में आवश्यकता हो रही है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको अगर सही लगी हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अवेलेबल करवाएं। और जुड़े रहिए हमारे साथ। द ड्रीम पॉइंट आपके साथ है, ध्यान रखना इस बात का। यूट्यूब पे हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, बस आप जुड़े रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।